गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन। देखो, ग्रेविटेशन के बारे में बहुत एंशियंट से आप लोग सुनते आ रहे हैं। चैप्टर इसको आप लोग क्लास 9th में पढ़े भी होंगे। ये बहुत दिनों से आपने सुन रखा होगा कि न्यूटन ने सेब को गिरते हुए देखा और उस गिरते हुए सेब से फिर उनके दिमाग में आई बात कि कोई चीज़ नीचे ही क्यों गिरती है, और इसका मतलब ये हो गया कि अर्थ के अंदर कोई न कोई ऐसा अट्रैक्शन की पावर है कि उसकी अंदर कैपेबिलिटी है अट्रैक्ट करने की, जिससे कोई भी चीज़ ऊपर फेंकी हुई अर्थ के सरफेस से वो वापस नीचे आ जाती है। तो उन्होंने अर्थ के इस अट्रैक्शन पावर या इस अट्रैक्शन कैपेबिलिटी को डिफाइन किया, और उससे सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ही नहीं पता चला, बल्कि एक बात उन्होंने ये भी बताई जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस पूरे यूनिवर्स में कहीं भी किसी भी जगह पर अगर दो मटेरियल पार्टिकल रखे गए हैं और अगर इन दोनों मटेरियल पार्टिकल में मास है तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स काम करता है जो इनके सेंटर ऑफ मास को मिलाने वाली लाइन के एलॉन्ग काम करता है। इसी को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशन। अब एक बात समझो कि इससे पता क्या चला। इससे पता ये चला कि जैसे देखो, समझो ये 3 डायमेंशनल तो नहीं, मैं नहीं बना सकता, लेकिन मैं 2D फिगर में ही आपको समझाता हूँ। ये अर्थ है। अब अगर ये अर्थ है, कैसे सभी जितने भी स्टार्स, प्लैनेट जो भी हैं, ये सभी कैसे कहाँ पर हैं। बहुत जब मैं छोटा था तो मेरे भी दिमाग में ये बातें आती थी कि कैसे ये सभी चीज़ें रुकी हुई हैं, क्या सभी को ऐसे बांध के लटकाया गया है, भगवान ये वो तमाम बातें होती थी कि नहीं भगवान ने बनाया, ये किया वो किया। खैर कैसे बना उस पर हम नहीं जानते, हम सिर्फ और सिर्फ इस पर चलते हैं कि ये अरेंज कैसे है। तो देखो, मान लो ये अर्थ है, अब बिल्कुल समझो स्पेस में ही रखा हुआ है, स्पेस में किसी भी जगह पर हमने छोड़ दिया। अब इसके चारों ओर छोटे बड़े तमाम तरीके के और भी पार्टिकल्स और भी प्लैनेट्स, स्टार्स, मतलब डिफरेंट पार्टिकल्स, जिनको हम कहेंगे पार्टिकल्स ही नाम दूंगा मैं इनको, हैं तो ये बड़े प्लैनेट हैं, स्टार हैं, तो ये डिफरेंट पार्टिकल्स ऐसे सभी दूर दूर हैं। अब इसके और इसके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सभी इसको चारों ओर से इस तरह से अट्रैक्ट किए हुए हैं कि ये एक जगह पर रुका हुआ है। जैसे समझो कि अगर मान लो कि कोई मैग्नेटिक फील्ड हो और मैग्नेट के बीच में चारों ओर से मैग्नेट ऊपर नीचे लगा हो, बीच में मैं एक निडल छोड़ दूं, वो निडल किसी भी तरफ से न खींची जाए, इसलिए कि चारों ओर से उस पर बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा हो, तो वो बीच में हवा में रुकी रहेगी। बस उसी तरीके से सभी के सभी स्टार्स, प्लैनेट एक दूसरे को अपनी ओर खींचे हुए हैं। अब इसको भी कई लोगों ने खींच रखा होगा और इसने भी कई लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट किया होगा, जिससे कि ये रुका हुआ। फिर ऐसे ये भी इसी तरह से पूरा गैलेक्सी, पूरा यूनिवर्स पूरा बना हुआ है। अब देखो, अब बात आते हैं, हम लोग ग्रेविटेशन, ग्रेविटी हर वर्ड को सुनते आ रहे हैं। ग्रेविटेशन का मतलब होता है जनरलाइज फॉर्म। कहीं भी यूनिवर्स में किसी भी जगह पर दो मटेरियल पार्टिकल हैं, इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाएगा ग्रेविटेशन। दिस इज ग्रेविटेशन। अब एक स्पेसिफिक चीज़ कि हम लोग अर्थ के बारे में ही ज़्यादातर चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं, तो अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो जाए तो अर्थ और किसी और ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटी कहा जाएगा। अर्थ का जो स्पेसिफिक होता है, क्योंकि ग्रेविटेशन तो जनरल हो गया, कहीं भी दो ऑब्जेक्ट रख दो आप। यहाँ पर ये मैंने पेन और ये ब्लैक बोर्ड रखा हुआ है, वाइट बोर्ड, इनके बीच में भी कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ग्रेविटेशन है वो। लेकिन अर्थ इसको जिस अट्रैक्शन फोर्स से इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, तो अर्थ के अट्रैक्शन को स्पेशली एक अलग नाम दिया गया ग्रेविटी। जब भी ग्रेविटी की बात आए तो आप समझें कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन और नियर इट्स सरफेस, ये बात हो गई।
कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मटेरियल पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स। ग्रेविटी मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन आर नियर इट्स सरफेस। ये हो गया। एक बात और आती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेट, ये सब भी बातें आती हैं। अब देखो पहले यहाँ पर ही मैं आपको वेट भी बता दूँ। व्हाट इज वेट? वेट भी आप आगे चल करके पढ़ेंगे। अब वेट का क्या मतलब है कि वेट का मतलब हो गया कि मास नहीं। देखो मास और वेट में थोड़ा सा फर्क आता है। जैसे मास का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, जो भी चीज़ है उसमें मास का मतलब ये होता है कि इसमें कितना पदार्थ की मात्रा है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। जैसे मैं इसका मास कहूँ तो इसमें what is the quantity of substance, what is the amount of substance in this object, that is the its mass। तो उसको हम लोग मास कहते हैं। मास मतलब कितना इसका वजन हुआ, सिंपली। अब चूंकि वेट एक ऐसा वर्ड है जो जनरल फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं, लेकिन वेट जनरली है क्या? वेट इज फोर्स। और ये कौन सा फोर्स है? किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी ओर खींच रही है। आपको मालूम है हर एक ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी ओर खींच रही है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड वेट। वेट मीन्स weight of a body can be defined as the gravitational force with which a body is attracted towards the center of earth। और ये जो अर्थ का ग्रेविटेशन है वो किधर की ओर है? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको अर्थ अपनी ओर खींच रही है, तो जिस फोर्स से खींच रही है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड वेट ऑफ दैट बॉडी, दैट ऑब्जेक्ट, दैट पार्टिकल। तो ये समझो वेट की चीज़ होगी। अब यहाँ तक की तो बात आपको मैंने समझाई। नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। इस पर जो न्यूटन ने लॉ दिया वो था यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का लॉ। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दोनों ही बातें सही हैं, कोई अलग अलग राइटर्स अलग तरीके से लिख देते हैं, लेकिन जो न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ है वो आपने पढ़ा भी है। क्या है कि मान लो m1 और m2 मास के दो मटेरियल पार्टिकल यूनिवर्स में कहीं भी रखे गए हों r डिस्टेंस पर, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनका मास होता है उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से दूर लेते जाएंगे तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसी रेशियो में नहीं, उसके स्क्वायर के रेशियो में घटता चला जाएगा। जैसे किसी के बीच में अगर कोई फोर्स लग रहा है, इनके बीच और दोनों 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, हमने दूरी बढ़ा करके 2 मीटर कर दी। अब दूरी को आपने 2 मीटर किया, दूरी को आपने 2 गुना किया, तो लगने वाला फोर्स 4 गुना घट गया। दूरी को 4 गुना आप बढ़ाएंगे तो लगने वाला फोर्स 16 गुना कम हो जाएगा। तो इस तरह से यह फोर्स इन दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मतलब वी कैन सिंपली राइट इट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब जब हम इसको हटाते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन, तो एक कांस्टेंट ऐड करते हैं g m1 m2 बाई आर स्क्वायर, वेयर g इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इस g की जो वैल्यू आती है ये होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इस कांस्टेंट को हम लोग यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। देखो कांस्टेंट आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे तो और भी कांस्टेंट आपको मिलेंगे। जनरली कांस्टेंट कई तरह के, जैसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गया जो हम लोग सिंपली कहीं भी प्रोपोर्शनलिटी हटाए लगा दिया। दूसरी चीज़ की कांस्टेंट कभी कभी प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। जैसे आपने पढ़ा होगा रजिस्टेंस के साथ रजिस्टिविटी आप पढ़े होंगे। रजिस्टिविटी एक मटेरियल की अलग, दूसरे मटेरियल की अलग, लेकिन उस मटेरियल जैसे हम कॉपर की ले लें तो कॉपर की रजिस्टिविटी एक ही रहेगी, कहीं भी कॉपर आए। आप एल्यूमिनियम लेंगे तो एल्यूमिनियम की रजिस्टिविटी एक ही रहेगी, चाहे कहीं भी एल्यूमिनियम हो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यह यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यह ये नहीं है कि आप अर्थ से सन पर चले गए तो जी की वैल्यू बदल जाए ना। दिस जी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स। ये कहीं भी कैपिटल जी की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ये इतनी ही रहती है।
तो इसलिए हम लोग इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। इसका अगर यूनिट बनाना है तो कैसे बनाओगे, देखो एफ इंटू आर स्क्वायर, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई M1 M2। तो एफ की वैल्यू हो गई न्यूटन, इसकी वैल्यू मीटर स्क्वायर और इसकी वैल्यू पर केजी स्क्वायर। तो यहाँ से इसका ये यूनिट भी बन गया, जैसे जैसा यूनिट ऑफ कैपिटल जी। तो अब हम लोग अगर यहाँ से जी को डिफाइन करना चाहें, एफ इज इक्वल टू जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर। अगर हमें जी को डिफाइन करना हो तो हम जी को डिफाइन कैसे करेंगे, इसके लिए क्या करो, M1 को 1 कर दो, M2 को 1 कर दो, इसको 1 कर दो, तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू जी हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर एक किलोग्राम के दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हों तो उनके बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वही जी की वैल्यू हो जाएगी, वही यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो जाएगा। और इसकी वैल्यू हमको जो मिलती है वो मिलती है ये 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन। तब मिलेगा जबकि दोनों ऑब्जेक्ट का मास 1 किलोग्राम ईच एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर। ये इतनी चीज़ें हो गई। अब इनको मैं आपको लिख के समझा देता हूँ। ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। बॉडीज की जगह आप मटेरियल पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं। ग्रेविटी क्या होती है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन आर नियर इट्स सरफेस, मतलब अर्थ के सरफेस पर हो या उसके सरफेस के आसपास हो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखो ये भी एक चीज़ होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली गिर रहा हो, मतलब हम इस ऑब्जेक्ट को छोड़ दें फ्रीली गिरने के लिए, इस पर कोई फोर्स लगा करके न छोड़े, वैसे ही छोड़ दें, तो ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी गिरना शुरू होगा नीचे। और उस समय जो इसको एक्सेलरेशन मिलेगा, दैट एक्सेलरेशन इज गिवन बाय द ग्रेविटी एंड दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो यहाँ पर हमने न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन भी यहाँ मैंने आपको बताया है। देखो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मटेरियल पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस फोर्स एक्ट्स along द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स, ये इसी लाइन के along ही काम करता है। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 एंड M2। ये दो पार्टिकल्स मैंने ले लिए M1 M2, इनके बीच की डिस्टेंस R, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर एंड इट कैन बी रिटेन एज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। एंड नाउ वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द कांस्टेंट G, वेयर G इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब G को डिफाइन कर लेते हैं। इफ M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू 1 kg एंड R इज इक्वल टू 1 मीटर, देन F इज इक्वल टू G। मतलब आपके समझ में आ गया होगा कि अगर दो एक किलोग्राम के ऑब्जेक्ट एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हों तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर होगा। इसी चीज़ को लिख लेते हैं। Thus universal gravitational constant is the force of attraction between two particles each of unit mass. Unit mass means 1 kg and placed a unit distance 1 meter apart. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो हम लोग ये लॉ तो बना लिए, इसमें जी को भी डिफाइन कर लिए। अब जी की यूनिट भी बना लेते हैं। तो जी की यूनिट बनाओगे तो जी इज इक्वल टू ये FR स्क्वायर डिवाइडेड बाई M1 इंटू M2। अब जरा इसकी यूनिट बनाओ, ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मतलब केजी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, मीन्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ कैपिटल G। कैपिटल G मीन्स
द यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब देखो यहाँ तक की बात तो हमारे समझ में आ गई। जी की वैल्यू क्या होती है, आपको एक बात मैंने बताई पहले ही कि जी इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, मीन्स इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स। Its value not changes from planet to planet or from satellite to satellite. Its value is constant throughout the universe for any material particle kept in the universe. तो हम लोग जी की जो वैल्यू पाते हैं प्रैक्टिकली, वो जी की वैल्यू मिलती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब देखो ये बहुत कम है, बहुत कम है। जी की जो वैल्यू आ रही है ये बहुत कम वैल्यू है, और जी की यही वैल्यू होती है कि अगर दो मटेरियल पार्टिकल यूनिवर्स में कहीं भी 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे गए हों जिनका मास 1-1 किलोग्राम हो, तो उनके बीच में यही फोर्स लगता है। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि हम लोग यही जो हम लोगों ने लॉ पढ़ लिया है, इसी लॉ को अब हम लोग चलते हैं वेक्टर पार्ट में पढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। तो अब वेक्टर फॉर्म में इसमें क्या होगा, हम लोग देखते हैं कि डायरेक्शन पर जो डिपेंडेंसी होती है वो कैसे है। अब देखो मान लो कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हो गए m1 और ये हमने ले लिया m2, m1 m2। अब देखो इसको यहाँ से मिलाने वाली जो लाइन होगी, इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, पहले तो ये समझो कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है r। तो 1 से 2 को मिलाने वाली लाइन आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़े हैं। एक हम लोग तरीका बनाए हैं कि 1 से 2 को मिलाने वाली अगर कोई लाइन है विथ डायरेक्शन, तो उसको हम लोग कहते हैं R12, ये कहते हैं R12। और 2 को 1 से मिलाने वाली लाइन, तो 1 ये m2 है, m2 को m1 से मिलाने वाली लाइन हम लोग कहेंगे R21। देखो ये तो हमारे पास हो गया ये दो लाइनें, और हमको इसमें बनाना है, तो हम लोग इसी पर फोकस्ड हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, ये R12 इधर से और R21 इधर से। अब जो फोर्स लगेगा m1 पर ड्यू टू m2, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं F12 से। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो यहाँ m1 है ड्यू टू m2। यहाँ पर फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1, F21। ये दोनों फोर्स हो गए। फोर्स एक्सर्टेड ऑन m1 बाई m2, F12। अब देखो जो इसकी वैल्यू आती है फोर्स, ये हम लोग क्या लिखते हैं, Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो ये तो हम लिखेंगे ही Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन देखो यह जो फोर्स है ये किस पर लग रहा है, 1 पर लग रहा है, ड्यू टू 2, m2 की वजह से m1 पर लगने वाला फोर्स है। और जो इसकी डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन किधर की ओर है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। डिस्टेंस के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही समझना है कि फोर्स लगा रहा है 2, तो जो फोर्स लगाता है फिर उधर से हम डिस्टेंस को गिनना शुरू करते हैं, इधर से हम डिस्टेंस को मेजर करना शुरू करते हैं। तो डिस्टेंस आपको यहाँ से लेनी है 2 से 1 की ओर, न कि 1 से 2 के। 1 पर तो फोर्स लग रहा है, इट इज सिंपली एन ऑब्जेक्ट। ये फोर्स लगाने वाला कोई सोर्स नहीं हुआ, फोर्स लगाने वाला सोर्स हुआ m2, क्योंकि ये फोर्स इस समय लगा रहा है F12 के केस में। इस बात को खूब अच्छे से कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लेना, नहीं तो बार बार ये R12 और R21 में गलतियां आपसे होती रहेंगी। ये ध्यान में रखें कि यह 2 आपका यह सोर्स है जो कि फोर्स लगा रहा है, तो यह फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस इधर की ओर R21 हमको लेनी है। मतलब वी विल मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम m2 टू m1, फ्रॉम m2 टू m1, इधर की ओर का डिस्टेंस चाहिए, मतलब R21। तो हमें डिस्टेंस तो हमने ले ही ली है, ये डिस्टेंस हो गया, लेकिन डायरेक्शन हमको चाहिए 2 से 1 की ओर का। तो हम R21
कैप से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको R21 कैप, इसको R12 कैप कहेंगे। ये क्या है? यूनिट वेक्टर है, इसी का यूनिट वेक्टर है। तो यह R21 कैप हो गया। अब एक चीज ये भी देखो कि जो फोर्स लग रहा है, फोर्स इससे देखो, ये यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस है वो तो हम यहाँ से ऐसे मेजर कर रहे हैं, और फोर्स इस पर इस डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब कि फोर्स और ये जो डिस्टेंस है दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, तो हम लोग इसको लिखेंगे माइनस के साथ, माइनस G m1 m2 बाई आर स्क्वायर इंटू R21 कैप। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि व्हाई नेगेटिव साइन इज प्लेस्ड। नेगेटिव साइन इज प्लेस्ड बिकॉज दिस फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्टेंस फ्रॉम m2 टू m1। मतलब ये दोनों क्वांटिटी वेक्टर हैं, ये वेक्टर के ठीक अपोजिट ये है, तो इसका मतलब ये दोनों में नेगेटिव साइन रहेगा। Negative sign indicates that direction of F12 is opposite to R21 कैप, that is gravitational force is attractive। मतलब इधर से इसकी, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो इस डायरेक्शन में मेजर की जा रही है, जबकि लगने वाला फोर्स इधर की ओर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि डिस्टेंस बढ़ रहा है, ये फोर्स जिधर की ओर उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मतलब फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव है। अब सिमिलरली फोर्स ऑन m2 बाई m1, ये वैल्यू हो जाएगी F21, ये हो जाएगा माइनस G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब सोर्स क्या हो गया, इससे डिस्टेंस इधर की ओर मेजर की जाएगी, और जो 2 पर फोर्स लग रहा है वो क्या है, F21 वो इस डायरेक्शन में है, डिस्टेंस हमारी इस डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा R12 कैप। R12 और R21 एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, ये इधर की इंडिकेटेड है, दिस इज इंडिकेटेड टुवर्ड्स दिस, देयरफॉर नेगेटिव इज प्लेस्ड हियर। अब इसमें हम लोग इसको इक्वेशन 1 बना दें, इसको इक्वेशन 2 बना दें, तो हम क्या देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी फाइंड R12 कैप इज इक्वल टू माइनस R21 कैप। देखो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये इधर की ओर है, ये इधर की ओर है। तो अब देखो, अगर हम इसको पॉजिटिव लेते हैं तो इसको नेगेटिव लेंगे। कुछ लोग सोचते हैं राइट साइड में यह चल रहा है तो हम पॉजिटिव, कुछ भी इसका मतलब नहीं। फिजिक्स में इस दोनों का सिर्फ और सिर्फ इतना ही मतलब है, दिस इज अपोजिट टू दिस, बस। नेगेटिव साइन लगा मतलब दिस क्वांटिटी नहीं, डायरेक्शन ऑफ दिस क्वांटिटी इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ दिस क्वांटिटी, ओनली इट मीन्स दैट, और कोई मतलब नहीं है। आप इसको ये ना सोचे कि ये नेगेटिव, आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि R21 इक्वल टू माइनस R12, बोथ आर करेक्ट। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों को ऐसे लिखते हैं तो हमारे समझ में एक बात और भी आती है कि F21 कैन बी कंसिडर्ड एज अपोजिट टू द F12। ये देखिए दोनों बराबर भी हैं और एक दूसरे के अपोजिट भी हैं, बोथ आर सेम। 5 न्यूटन ये है तो 5 न्यूटन ये भी होगा, लेकिन अगर ये लेफ्ट की ओर है तो ये राइट की ओर होगा, ये राइट है तो ये लेफ्ट होगा, ऐसे करके। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, इनका क्या एक तरह से बिहेवियर है, जरा सा समझो। पहले तो यही आपको पता चल गया कि ये इक्वल एंड अपोजिट है, मतलब ये एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करते हैं। जो दोनों ऑब्जेक्ट पर लगा रहे हैं, ये जितना इस पर लगा रहे हैं उतना ही ये इस पर भी लगा रहे हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो मतलब कि इनके बीच में हमको एक एक्शन रिएक्शन पेयर मिलता है। दूसरी बात यह है कि ये बीच के मीडियम पर इनकी डिपेंडेंसी नहीं है। कहीं भी जी की वैल्यू अगर चेंज होती फ्रॉम मीडियम टू मीडियम, कैपिटल जी की वैल्यू, तो हम कहते हैं कि हाँ हो सकता है कि ये मीडियम पर, कोई मीडियम से रिलेटेड कोई कांस्टेंट इसमें है ही नहीं। मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम बिटवीन द टू मटेरियल पार्टिकल्स, तो उस पर भी डिपेंडेंसी नहीं है।
तीसरी बात आप समझें कि यह इनके सेंटर ऑफ मास को मिलाने वाली लाइन के अलांग ये फोर्स काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अब ये इससे जो फोर्स लग रहा है वो इधर इस डायरेक्शन में लगने लगे या किसी और नहीं, इसके सेंटर ऑफ मास और इसके सेंटर ऑफ मास को मिलाने वाली लाइन के अलांग ही ये फोर्स काम करता है। मतलब इस फोर्स को, ऐसे तरह के फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रल फोर्सेज। ये सेंट्रल फोर्स हो गया। और अगर आप इसको और ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात और भी समझ में आएगी कि इनका जो नेचर है हमेशा अट्रैक्टिव है, कभी भी रिपल्सिव नेचर नहीं होता। ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर के ही फोर्सेज हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोग लिख लेते हैं। अब ये देखें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेज में नंबर 1, दीज आर ऑलवेज फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड फॉर्म एन एक्शन रिएक्शन पेयर। These are completely independent of presence of other bodies and also independent of intervening medium. These are central forces, that is, its magnitude depends only on r. R means distance between the center of two bodies and has no angular dependence. R, they act along the line joining the centers of two bodies. Central forces का मतलब चाहे आप ये R वाली बात लिखें चाहे ये वाली चीज लिखें, दोनों का मतलब एक ही है। These are the characteristics of gravitational forces. नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेज। इस बात को पहले समझो क्या होता है। होता यह है कि आप समझो कि आप एक जगह बैठे हैं, सामने एक ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, यहाँ पर बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाए जा रहे हैं। आप यहाँ पर बैठे हैं, आप श्रोता हैं, आपको सुनाई दे रहा है, एक साथ ही सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, फ्लूट है, ढोलक है, हारमोनियम है, वायलिन है, गिटार है, सब बज रहे हैं। आप यहाँ सबकी आवाज़ सुन रहे हैं, सब अलग अलग आपको सुनाई देता है। ऐसा तो नहीं है कि ढोलक और वायलिन एक में मिक्स अप हो करके एक ही आवाज़ पे पो कोई सुनाई, ऐसा तो है नहीं। सभी आपको इंडिविजुअल सुनाई देते हैं। मतलब एक से निकले हुए वॉइस का चलना दूसरे से निकले हुए वॉइस के चलने को डिस्टर्ब नहीं करता है। सब इंडिपेंडेंटली चलते हैं और सब ऐसे चलते हैं जैसे दूसरा वाला है ही नहीं। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब जरा सा समझो इसका ग्रेविटेशन में क्या इस्तेमाल है। असली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो आप साउंड वाले चैप्टर में ही पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ समझो क्या है। ये देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है किसी मास यम मास का, इसके अगल बगल में बहुत सारे अलग अलग मासेज के ऑब्जेक्ट हैं। अब सभी इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे तो इस पर इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वह इसके प्रेजेंस से डिस्टर्ब नहीं होगा, न इसके प्रेजेंस से डिस्टर्ब होगा। इससे जो फोर्स लग रहा है वह बाकी के प्रेजेंस से डिस्टर्ब नहीं होगा। इसका मतलब इस पर जो एक इंडिविजुअल पार्टिकल से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटेशन इस पर लगाया जाएगा, एक्सर्ट किया जाएगा, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी नियर इट। और इस पर जो टोटल फोर्स लगेगा वो क्या होगा? टोटल फोर्स हो जाएगा सबकी वजह से लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्सेज का वेक्टर सम। अब वेक्टर सम इसलिए कि सभी वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो इसका मतलब फोर्स F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डैश डैश डैश। ये मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेज का। इसको सुन भी लो क्या है। द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ पार्टिकल ड्यू टू अ नंबर ऑफ मासेज इज वेक्टर सम ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेज एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल मासेज ऑन द गिवन पार्टिकल एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज। ये पूरा आपको समझ में आ भी गया होगा। दैट्स द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेज। इसी के साथ ही एक चीज़ और देख लो, न्यूटन का एक शेल थ्योरम है। इस थ्योरम को मैं लिख नहीं रहा, सिर्फ आपको समझा दे रहा हूँ। मान लो कोई अगर एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट आप कैसे कंसीडर कर सकते हैं? जैसे आप ऐसे मान सकते हैं कि ये एक सॉलिड स्फेयर है, इस कोई मास है। अब इससे अगर हम r डिस्टेंस पर किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करते हैं तो क्या मानते हैं कि इसका सारा का सारा मास इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। ये सॉलिड के लिए हो गया। अब मान लो कि ये सॉलिड स्फेयर नहीं बल्कि शेल है। शेल आप कैसे कंसीडर करते हैं? जैसे आप ये मान सकते हैं कि हालो स्फेयर जैसे फुटबॉल के अंदर तो हवा भरी रहती है, तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ शेल। तो ये स्फेरिकल शेल हमने मान लिया। अब इसकी वजह से भी अगर आप यहाँ पर फोर्स निकालते हैं, फोर्स ड्यू टू दिस शेल,
तो क्या मिलेगा ये आपको, तब भी आपको यही मिलेगा कि जैसे कि इसका एंटायर मास इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड हो। दिस इज शेल थ्योरम। मतलब ये है कि अगर कोई इस तरह का हालो ऑब्जेक्ट है तो भी इसका सेंटर ऑफ मास इसके अंदर हम लोग मान लेते हैं। सॉलिड है तो सेंटर ऑफ मास अंदर लेंगे ही। दिस इज कॉल्ड शेल थ्योरम। तो इसको मैं न लिखवा रहा हूँ, न मैं इसको आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिर्फ ये इतना ही है। बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट टर्म पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।